अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान एंड ईद मुबारक। वेटिंग के बाद जल्दी से ऑफ कोर्स भाई तीसरा दिन है ईद का और आपको देख के लग रहा है वैसे ईद का तीसरा दिन है। आई मेड एन एफर्ट। हमारी ईद तकरीबन खत्म हो चुकी है। लड़कियों की ईद जो होती है वो 3 दिन तो 100% चलती है और उसके बाद अगर जोड़े छोड़े और पड़े हो तो 3-4 दिन और बीच हो सकती है। इसलिए प्लीज डू नॉट जज अस। आपका स्टॉक पूरा है इसका मतलब है, लेकिन इन केस आपको पता ही है ना, पहले 2 दिन जरा बिजी होते हैं, आना जाना ज्यादा लगा होता है, तो हमने सोचा कि आज हम कुछ स्पेशल लेके आएंगे आपके लिए, क्योंकि आज जरा आप सब लोग ज्यादा रिलैक्स भी होंगे। ठीक है, टाइम भी ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स वैसे तो सालों से जियो पाकिस्तान चल रहा है और आप लोग बड़ी जबरदस्त किस्म की चीजें, क्योंकि आप लोगों की फीडबैक हमें आती रहती है, सो ये विटनेस दैट ऑन द शो। लेकिन कुछ चीजें रीसेंट पास्ट में हुई हैं, कुछ इंटरव्यूज हमने किए हैं दैट वी वांटेड टू रिविजिट, क्योंकि आप लोगों की भी बड़ी फरमाइश थी, जैसे कि केस इन पॉइंट द लेजेंड ऑफ मौला जट। तो मूवी ने तो ऐसे झंडे गाड़े पूरी दुनिया में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। और इतने से बात फवाद खान के बीच में उनका इतना जबरदस्त किस्म का बॉलीवुड करियर भी चढ़ा परवान और वो छा गए वहां पे, और उसके बाद से उन्होंने कोई पाकिस्तानी फिल्म नहीं की थी। सो जब वो फिल्म आई, इंतजार था, वो फिल्म आई, और बाय द वे हमने परसों आपकी मुलाकात कराई थी ना मनी बैक गारंटी वालों के साथ, उसमें भी फवाद खान है। फिल्म रिलीज हो गई है, बहुत अच्छा करिए, वो जाकर देखें। लेकिन मौला जट की तो क्या ही बात थी। तो वो क्या ही बात थी ना, वो आपको याद होगा कुछ महीने पहले हमने उनकी कास्ट के साथ बड़े जबरदस्त किस्म की एक्सक्लूसिव और वेरी कैंडिड कॉन्वर्सेशन की थी। फवाद खान खुद तो नहीं आए थे वैसे, लेकिन बाकी सारे थे, आना था उन्होंने, उनकी कुछ तबीयत नासाज हो गई थी। बट एनीवे, तो वो हम दोबारा रिविजिट करना चाहते हैं और आपकी फरमाइश पे दोबारा से कुछ उसके स्निपेट्स जो हैं। Ladies and gentlemen, as promised, team the legend of मौला जट। और अभी हम जरा इंट्रोडक्शंस कराते हैं, और हमजा अब्बासी, वेलकम टू द शो। Thank you so much. माहिरा खान, हाँ ऑफ कोर्स नूरी नत तो है ही हैं, और वो बातें भी हम कर ही लेंगे। माहिरा इज विद अस, माहिरा खान इज विद अस, बिलाल लशारी द कैप्टन ऑफ द शिप हिमसेल्फ, द प्रोड्यूसर हमारा हिकमत, वेलकम टू द शो। नासिर अदीब साहब, ऑब्वियसली जिनके बगैर तो मूवी हो ही नहीं सकती, ना पिछली ना ये वाली। एंड फारिस शफी इज विद अस एंड सो इज गौहर रशीद। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग हियर एंड फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। बहुत ज़रूरत थी इस मूवी की, बहुत अरसा गुजर चुका है। लेकिन सबसे पहले तो बिलाल आपसे ये बात ज़रूर पूछनी है कि ये इतना अरसा लग गया इसकी अनाउंसमेंट के बाद और आने में, यू वांटेड पीपल टू रियली वेट फॉर इट, या फिर कोई जेन्युइन रीज़न था कि बहुत अरसा हो गया? नहीं, मुझे लगता है थोड़ा जल्दी अनाउंस कर दी मूवी। एंड हाँ, एक्चुअली वाज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, अ वेरी डिफ़िकल्ट फिल्म, और इसको शुरू करने में काफ़ी टाइम लग गया। और नासिर साहब से जब शुरू में मुलाकात हुई थी, एक सवाल जो बहुत से लोग पूछ भी रहे हैं एंड वी वुड लव टू नो, बिकॉज जब एक चीज़ बड़ी परफेक्ट किस्म की बन गई हो, जैसे मौला जट, मतलब हमारी तो कलोकियल टर्म्स में मौला जट होता है, एक दूसरे को डायलॉग्स कहे जाते हैं, तो फिर इनवेरिएबली कंपैरिजन्स भी होते हैं। अब पुरानी एक है और सारों ने देखी हुई है, परहैप्स नॉट द न्यू जनरेशन, लेकिन अभी एक नई आ रही है उनके लिए। Are you ready for the invariable comparisons? चलें आपसे पूछती हूँ हमजा, क्योंकि नूरी नत एक कैरेक्टर है जो कि जो मौला का आर्च नेमेसिस, उसका एक और रोल है। He is as bigger as मौला, जिसकी वजह से मुस्तफा कुरैशी साहब सारी उम्र फिर टाइपकास्ट होते रहे। वो इतना बड़ा कैरेक्टर। Are you ready for those invariable comparisons also? देखिए जी, मुस्तफा कुरैशी साहब एक लेजेंडरी एक्टर है, और उन्होंने फिर एक ऐसे रोल में जो लिखा भी कमाल गया है सर, और परफॉर्मेंस भी उन्होंने फिर बहुत ही लेजेंडरी दे दी। यू एब्सोल्युटली नो डाउट, आई थिंक कि नूरी का रोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रोल्स। इसके पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि मुझे एक बड़ा अच्छा लेआउट मिल गया। ऑलरेडी एक बंदे ने इतनी आला परफॉर्मेंस दी हुई थी उसके अंदर, तो आई गॉट द बेस लाइन फॉर माई मैनरिज्म्स एज नूरी। आई डिडंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। और बाकी फिर बिलाल ने कॉन्स्टेंट एक इनपुट दिया। आई वाज पार्ट ऑफ दिस जब से ये स्क्रिप्ट लिखना शुरू हुआ था। आई जस्ट वांट टू ऐड कि शुरू में हर कोई ये पूछता था कि आप ये फिल्म तो बना रहे हैं, लेकिन जो मुस्तफा कुरैशी साहब ने नूरी नत का रोल कर दिया था, वो कैसे कोई कर सकता है फिर से? ऑलरेडी इतना आला परफॉर्मेंस जो है दी हुई थी उन्होंने कि बेसलाइन मिल गई। नेगेटिव यही था जो आपने कहा है कि वो थोड़ा कंपैरिजन तो होगा ही होगा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बिकॉज मेरा अगर कंपैरिजन हो भी रहा है तो वो एक ऑलरेडी इतने लेजेंडरी कैरेक्टर से हो रहा है कि उसमें अगर कोई मेरी बदतारीफी भी करेगा तो मुझे खुशी होगी। कंपैरिजन तो हो गया ना कम से कम। अगेन अगर 40 साल बाद की कहानी है तो सेटिंग एक और दौर की है, उसका क्या मतलब है। लेकिन माहिरा, आप चूँकि बैठी हुई हैं और आपको पता ही है, हमारी जो पुरानी फिल्म इंडस्ट्री थी उसमें ख़वातीन ने बाज़ औक़ात तो बहुत बड़े पावरफुल कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन
बाज़-औक़ात इतना अहम किरदार उनका कहानी में नहीं होता था। They were there to dance and act obviously, और ज़रा हीरो नाराज़ फिर रहे हैं और उसको मनाने की कोशिश कर रही हैं। So क्या आपके जहन में ये रिजर्वेशन थी कि भाई अगर वही वाली मौला जट बन रही है तो मैं तो माहिरा खान हूँ, मतलब मैं क्या करूँगी इसमें? आई थिंक नासिर साहब जो कह रहे थे और पूरी बात कंप्लीट नहीं कर सके, वो ये थी कि आई थिंक आप ये कह रहे थे कि जब इन्होंने मुझे वो पैसे बताए जो वो मुझे देना चाह रहे थे, तो मुझे ये समझ में आया कि हमारी इंडस्ट्री क्यों मर गई। इसलिए मर गई क्योंकि हम अपने राइटर्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते। और अब तक, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत साल पहले भी ये होना चाहिए था, अब भी मुझे लगता है हम नहीं इम्पोर्टेंस देते। मुझे लगता है दे शुड बी पेड द हाईएस्ट। We are always, because that is where it starts from. Right, that is the foundation of a film or a serial or anything. If you don't have that, you don't have anything. No matter how famous I am or no matter what my pull is at the cinemas, I cannot carry a film on my own. And that has been proven again and again for everybody. True. Right? So it brings me back to what you asked me. जब मुझे मुखो का कैरेक्टर बताया गया और उसके जो डायलॉग्स थे, और वो भी पंजाबी में, वो एक और बात है, वो उस पे भी हम आएंगे। जी बिल्कुल, मगर उससे ज़्यादा एम्पावर्ड औरत नहीं है, रियली। एंड आई मीन इट इन अ वे दैट ऑब्वियसली आप लोग देखेंगे और क्योंकि मैं हूँ तो उस पर तनकीद भी होगी क्योंकि दैट्स फेवरेट पास टाइम, विच इज़ फाइन, बट और कहेंगे देखो ये लड़की के पीछे जा रही है। She's not crying. She's saying, I like you, I want you. Openly. अच्छा, ये आपका यही कहने से हमें पता चल रहा है कि ये आजकल की मूवी है, because this is how. अच्छा, अंजुमन जो है वो पहले सीन में कहती है कि तुम मेरे नाल ब्याह क्यों नहीं करता, मतलब मेरे लिए तो मैं कहीं क्या हो रहा है। Exactly. So और वो बहुत मज़ेदार एक कैरेक्टर है, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या नाचना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मुझे पंजाबी से डर लगा, और वो कहानी तो तफसील से होगी। It took me a very long time to be convinced for it. You know, I was like, how will I do this? How will I manage this? अच्छा, okay, so then there is obviously एक कास्ट है मेन, obviously मौला भी हैं, नूरी भी हैं, and obviously the female leads are there. लेकिन गौहर and Faris, even to be a part of something which is as iconic as Maula Jatt, मतलब उसका reboot हो रहा है, आपको कॉल किया, you are Noori Nath's brother, आपका ये role है, to play that role and invariably become a part of that, you know, franchise, अगर वो आगे चल पड़ी, how was that? You want to go first? मैं नूरी नथ का भाई नहीं। वो तो दोस्त है। मैं नूरी नथ का भाई नहीं हूँ। उनसे हम उनका पूछ लेंगे। ये हमें यहीं से नजर समझ आ गई हमें। ये this is how it is. मुद्दे पे भी अभी आ जाएंगे। सबसे important बात ये थी कि you know this is like a dream project for Bilal at that time, and becoming a part of his dream was more honorable feeling for me rather than being a part of a film which is of this magnitude. Wow. So nice. मुद्दे का रोल भी मतलब you had to develop it on your own. By the way you want to develop the character, you could do that, you were allowed to do that. मुद्दा आपसे पूछ लूँ, आपका कैरेक्टर जो था। नहीं, ये बड़े जालिम किस्म के डायरेक्टर जो बताया गया वही करो। नहीं, it was actually मैंने देखी भी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था कि मैं मुद्दे का रोल कर रहा हूँ। मुझे शूट के काफी देर बाद पता चला। तो what were you doing? शुरू होने के भी क्या स्टोरी है? एक्चुअली बहुत अजीब सी स्टोरी है ये, जिसका मुझे भी रिसेंटली पता चला कि इसको नहीं पता था शूटिंग के चौथे दिन तक कि क्या कर रहा है, मुद्दे का रोल कर रहा है। कितनी अजीब सी बात है, कितनी अजीब। ये 4 दिन क्या करते थे? हाँ, ये शुरू का स्पेल एक्शन शूट हो रहा था। अच्छा, तो बस कोई 20 दिन, और मैंने इनको ऑडिशन दिया था एक कैमियो का, तो मुझे लग रहा था मेरा कैमियो है। सही। तो मैं 4-5 दिन एक्शन शूट करता रहा और मैंने कहा ये तो बहुत लंबा कैमियो है, मैं कितनी देर ये करूंगा।
और मुझे जो कैमरा मैन है हमारा उसने बताया एक दिन यार अभी तेरा ये रोल है। मैंने कहा नहीं ये मेरा रोल नहीं है। कहाँ से बात आई? Oh my God, this is the best story ever. हो गया था। अच्छा हुआ क्या कि वो जब ऑडिशन आई तो हमने कहा यार ये कैमियो नहीं, ये तो बॉय का तो बहुत सीन है, ये कैमियो था। ही शुड बी डूइंग मूदा, राइट? तो फिर फारिस केम ओवर एंड वी डिड अ सीन विद हमजा जिसमें ऑडिशन हमने मूदे के भी सीन किए, बट फॉर सम रीजन वो स्किप हो गया पार्ट। ही थॉट कि ये अभी तक कैमियो का ही ऑडिशन हो रहा है। इन्होंने मुझे कास्ट करके मुझे नहीं बताया, ये लोग एक्साइटेड हो गए और ये चले गए। लेकिन कमाल है फारिस आप पे भी कि आप भी यू वर ऑन बोर्ड विदाउट रियली नोइंग। वैसे इसमें आगे ये बात बढ़ना भी है। साबित ठीक है सीन है जिसने ये जाने बगैर ये बात भी साबित होती है कि आप पे अदाकारों का, आर्टिस्ट का इतना एतमाद है आप लोगों की टीम पे कि वो कहते हैं हमें कैरेक्टर यार आप जैसे होस्ट ही कोई यार इस पे बात हो जाए। इसमें तो हो सकती है 1 घंटा और, मगर कि यू नो आप आर्टिस्ट को बताएं भी ना कि क्या किरदार है एंड दे वांट टू वर्क विद यू एंड दिस रियली रिफ्लेक्ट बताया था मुझे बस गलत बताया। गलत नहीं। बताया था ना कि सही वाला अच्छा नहीं वैसे बताया आपको बॉय का सीन नहीं पता था, लेकिन बॉय के आप मंजली देख लेते हैं ना इनकी परफॉर्मेंस तो पता लग जाता है कि बॉय का सीन क्या पहले था। से जानते हैं। सो नूरी नथ साहब आप बहुत सारे डायलॉग होंगे, लेकिन कोई एक डायलॉग जो आपको लगता है कि बस सर जैसे नासिर साहब ने कहा है कि जिस तरह कैरेक्टर्स इनके बच्चे हैं इनके और बिली के, ठीक है, सर नूरी की हर एक लाइन जो है I got the line. नूरी एटीट्यूड। उससे को पूछता तुम्हारा नाम क्या है, गोज़ एक ना दस दिता तो तेरी नस नस पाट जाएगी सोने। माखा साहब चलो फिर स्टार्ट हो ही जाएगा। डायलॉग की बात हो रही है तो। फुल मैं लाइक तड़ीबाजी हो रही है तो उसमें माखा कहता है मौले को, ओए तू की शेर दा कीमा खांदा है। नाइस। इसकी वो अंग्रेजी हो गई ना, डू यू ईट टाइगर्स मिंस मीट। मायरा सोच लिया था आपने? खायो मेरे मौलिया। हाँ ये बात आपको अच्छी लगी कि वो मान लिया। चलो सुन ही लिया। आगे से कहता है ये तो ट्रेलर ठंडा ठंडा नहीं गर्मा गर्म चले हमने माहिरा से कुछ तो सुन लिया है ना। I'm giving you guys. You did. I'm giving To be something. fair, you did. ये बाहिरा Because when I कर read रही है it, हर मैंने इंटरव्यू कहा में। ये इतना अच्छा है डायलॉग। बाहिरा क्या आपने ऑन सेट ही सीखा आके या आपने इससे पहले कुछ इस पे होमवर्क भी किया? एक बहुत स्वीट इंस्ट्रक्टर मैं पार्ट थे। टाइम इंस्ट्रक्टर। हाँ पार्ट टाइम ये इंस्ट्रक्टर थे। और अली अजमत भी मैं हर किसी से पूछती थी। देयर वाज अ टाइम जब मैं उस मौके में खड़ी हुई थी और जो यहाँ 2 औरतें बैठी हुई थी, मैंने कहा आप बताएं आप ये कैसे बोलेंगी, और उन्होंने कहा मैं नहीं आती। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। लेकिन हमजा एक्चुअली रियली हेल्प्ड मी। बट आई वुड एंजॉय, मुझे मज़ा आता था ये देख के कि लोग, क्योंकि हर कोई मेरा डायलॉग अलग तरीके से बोलता था। अली अजमत अलग तरीके से बोलता था, वो dialects हमजा मुझे change एक हो और जाते तरीके हैं से समझाता था। Do you remember that day where I had to say AOJ, Jaya, and you were like, Mara, it's not, what was it? Oh, Jay. It's not Jaya. It's do you remember? Jaya. And he's like, लुक्स डिजाइन करने या डिसाइड करने में भी मौला जाट, नूरी नथ और द रेस्ट ऑफ द पीपल, आपने क्रिएटिव फ्रीडम दी हुई थी मराम आबरू को, या आप लोगों ने हाँ बताया हुआ था हाँ नूरी नथ ऐसा लगना चाहिए, या कोई था? क्योंकि एक रेफरेंस भी तो है ना दिमाग में। ये बिलाल ने हाँ एक्चुअली ये एक्टर्स भी इन्वॉल्व थे इस प्रोसेस में। इतना मुश्किल काम है, इतनी लंबी दाढ़ी और वो सारा कुछ करना, और उस पे फिर एक्शन सीक्वेंसेस आई करना। थिंक मेरी जिंदगी का सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस था कि वो ग्लू, दाढ़ी, बाल, लाहौर की गर्मी में शूट,
ग्लू उतर जाती थी, बाल उतर जाते थे, मराम आबरो बेचारे वो आगे फिर सेट पे बाल लगा रहे होते थे। वाज अ वेरी वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। हमजा का मूड चेंज हो जाता और कंटिन्यूटी भी मेंटेन। हाँ, 3 घंटे का मेकअप होता था, उसके बाद ये सेट पे एक असल में एक नूरी नाथ फेर रहा होता था। और अगर थोड़ा सा लेट हो जाए शूट या कुछ हो जाए ना तो आप इसके करीब नहीं कोई आता था, क्योंकि एक गुस्से में बंदा दाढ़ी में मेकअप में I think वो गेटअप He used to be angry. So because he couldn't eat anything with that glue on, so he had to sip tea with a straw. So there were times जब पूरा दिन सुबह 9 बजे से लेके रात 10 बजे तक I was only having shakes, डाइट कोक, पानी, बिकॉज वो मुंह खोल के खा नहीं सकते थे, ग्लू उतर जाती। तो ये गेटअप्स भी एक बड़ा माइलस्टोन है इस फिल्म के। हाँ जी, मजा आया देख के। और एक्चुअली अब जरा मैंने कनेक्शन की क्योंकि इसके बाद हमने फिर मूवी देखी थी और फिर इनकी एक्साइटमेंट और फिर मूवी वाज फिनोमिनल। एंड गौहर तो it's all क्या making sense. गौहर से बात भी कर रहे थे और आपको पता ही है सारा रिविजिट हो गया ये मामला, और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस जब देखी तो और उनको वैसे जितना वो कम बोल रहे दंग रह थे गए। इंटरव्यू, उनकी परफॉर्मेंस रियली स्टूड आउट। वैसे तो एवरीबॉडीज परफॉर्मेंस स्टूड आउट। हमजा अब्बासी's performance, और गौहर रशीद's performance, फवाद तो फवाद है ही ना। वाज गुड, हुमायमा was exceptional. और लेकिन गौहर ने तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म ही कर लिया था। वेरी गुड। मेरा जो फेवरेट सीन है ना, वो जो माहिरा खान और फवाद खान फेरिस व्हील, वो जो पहिया है ना उसके ऊपर बैठे हुए हैं, उस पर जो छोटा सा गाना है जो सब खुद ही गा रहे हैं, और फारिस शफी की जरूर हम यहाँ बात करेंगे, जिनसे गप्पे लगा के भी बड़ा मजा आया था। Who provided the humor element to the movie। अच्छा, बार मेरा दिल आपके ईद के दिन कैसे गुजरे? ये हम ऐसा करते हैं कि हमने बड़े दिन हो गए, वैसे आप अपने आरा तो हम तक पहुंचाते रहते हैं, आप सियासी मामलात पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, वो आप हमारी ट्वीट्स के नीचे भी लिखते रहते हैं। कुछ डिफरेंट करते हैं। ईद के दिन आपने क्या किया? कोई भी तस्वीर, वो किसी खाने की हो सकती है, आपकी किसी गैदरिंग की हो सकती है, आपके बच्चों की हो सकती है, शेयर करें आज जियो पाकिस्तान टीवी पे हमारे साथ। क्या ख्याल है? We would love to be a part of your celebration as well, because आपको पता है कि हम तो इधर बैठ के सेलिब्रेट कर ही रहे हैं आपके साथ। और आज स्पेशल शो इसलिए है क्योंकि हम रिविजिट कर रहे हैं उन मोमेंट्स को, उन इंटरव्यूज को, उन इंटरैक्शंस जो को रीसेंट पास्ट में हमने बड़े चेरिश किए। हाँ, और जो हमने एंजॉय किया। आप लोगों की हमें फीडबैक मिली कि आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, तो हमने कहा व्हाई नॉट भाई, दोबारा म्यूजिक आपको बताइए, पहले 2 दिन भी था तो आज ईद का तीसरा दिन है, कैसे ना हो, ठीक है। और इसके लिए हम जरा जबरदस्त एक अनमोल सैंपल लेके आए हैं। सैंपल हम वैसे ला चुके हैं, हम दोबारा दिखा रहे हैं आपको। मतलब पीछे से निकाल के लेके आए हैं ना। कवाली ऐसी सिंफ है जिसमें बहुत लोग किस्मत आजमाते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो दुनिया भर में मशहूर हो जाते हैं या फिर अपना नाम बनाते हैं या इस फन के साथ जस्टिस कर पाते हैं। 2 बिल्कुल नौजवान लड़के हैं, ज़ैन ज़ुहैब। कोक स्टूडियो से हमारा तो इनका तारुफ हुआ, हाँ। और उसके बाद हम इनके गर्विदा हो गए, फैन हो गए। उनको जियो पाकिस्तान पे इनवाइट किया, जबरदस्त किस्म की हमारी बातें हुई, हम और बड़े उनके फैन बन गए, और क्या क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने हमें सुनाया, लेट्स रिविजिट दैट। हमारे पास 2 भाई हैं, बता दें। ज़ैन और ज़ुहैब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप दोनों? बता दें, आप दोनों भाई तो हैं, लेकिन कौन बड़ा है कौन छोटा है? ज़ैन भाई बड़े हैं और मैं छोटा हूँ। तो ज़ैन भाई जो है वो बड़े हैं, जो कि हारमोनियम पे नहीं बैठे हुए, और ज़ुहैब जो है छोटे हैं। सो आप लोग वैसे दोनों बहुत बड़े नहीं है, लेकिन अपने फन में बहुत बड़े हैं। कब से ये सिलसिला शुरू किया? मतलब जब से आंख खोली तब से ही हारमोनियम और सुर लगाना शुरू कर दिए, या लेटर इन लाइफ शुरू हुआ ये मामला? जी बिल्कुल बहुत छोटे से थे तो वालदा बताती थी हमें कि जब भी यहाँ सबकी कवाली लगती थी या कोई भी म्यूजिकल जो सॉन्ग होता था तो हमारे कानों में कुछ भी आता था ना ऐसा, तो हम झूमना शुरू कर देते थे। तो ये तभी से ही समझ लेके बाय बर्थ ही ये सारा मामला था। और दूसरा ये कि हमारे घर में हम बिलोंग करते हैं म्यूजिकल फैमिली से, तो घर में म्यूज़िक था, जिस वजह से वो इन्वायरमेंट एक ऐसा मिला, और फिर वो पहले पैशन हुआ, फिर प्रोफेशन बन गया। तो फिर अच्छा, आपका म्यूजिक है भी इस किस्म का कि उसको सुन के पता चल जाता है कि वो आपको एनवायरनमेंट ही ऐसा मिला जिसमें आप काफी अरसे से सीख भी रहे होंगे और बिल्कुल और गा भी रहे होंगे और ऑब्वियसली बजा भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जी असल में वो घर का माहौल ऐसा था कि हमें एक तो शौक था बड़ा कवाली करने का, लेकिन साथ साथ सख्ती भी थी कि अपने लोगों ने स्टडी भी करनी है साथ साथ, और दोनों चीज़ों को हम पैरेलल लेके चल रहे थे। तो फर्स्ट म्यूजिक टीचर मैं जानना चाहता हूँ, अब्बू ने सीखा या अब्बू से सीखा या फिर दादा से सीखा या ताया चचा किससे सीखा?
हमने अपने दादाजी से सीखा और टू बी ऑनेस्ट अबू हमारे वो एक अलग ही फील्ड में थे, जाकिर थे वो, लेकिन दादाजी जो थे वो कव्वाली करते थे और दादाजी से हमें ये शौक़ पैदा हुआ कि उनको देखना, उनको पहले तो उन्होंने एज अ जैसे बच्चों को कहते हैं कि चल ये नहीं करना लेकिन वो जैसे जैसे उन्होंने देखा कि इन लोगों को शौक़ है, ये लोग सीख सकते हैं, तो उन्होंने हमें तालीम देना शुरू की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जल्दी डेथ हो गई दादा की, और उसके बाद हम थे और फिर इंटरनेट था और जो भी हमने सीखा फिर यूट्यूब से जो भी अच्छा, बड़े अक्सर डिपिक्शन हो सकती थी वो वो आपका शौक देखना चाहते हैं, आपकी लगन और आप कितना कुछ करने को तैयार हैं टू बी इन दैट फील्ड, लेकिन आपने डेफिनेटली अपने आप को मनवाया है। हम तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोगों का इंट्रोडक्शन आपसे ठगियां से ही हुआ होगा, लेकिन कब से आप प्रोफेशनली गा रहे हैं? हम तकरीबन 15 या 16 साल तो हो गए हैं हमें करते हुए। बहुत छोटे थे जब से शुरू किया था ये हमने, तो हमारी पहली परफॉर्मेंस जो थी मेरे ख्याल से तकरीबन आई थिंक 2004 या 5 में, हाँ पहली परफॉर्मेंस थी। वो भी इधर का आई वाज लाइक 10। हाँ, तो मैं 10-12 जी मैं 13 या 14 टाइप हूँगा। तो फाइनली फिर ठगियां की रिकग्निशन आपको कैसी लगी? बिकॉज जो इतने अरसे से लगा उसके बाद उसको इंतजार, क्योंकि कुछ लोगों को तो फौरन ही वो रिकग्नाइज हो जाते हैं, उनको वो शोहरत मिल जाती है। यू हैड टू वेट। बट होल्ड दैट थॉट गाइस, हम ये रिकग्निशन और ये सिलेक्शन और कोक स्टूडियो जैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचना, जियो न्यूज़ प्रेजेंट्स कोक स्टूडियो के प्लेटफॉर्म तक रसाई कैसे हुई? जुल्फी से आपका इससे पहले राब्ता था, नहीं था? मतलब ये गाना कैसे मिला आपको? ये जर्नी अब हमसे शेयर करें प्लीज। ये जर्नी जी हमारी नेस्कैफे बेसमेंट सीज़न 4 से जो थी वो स्टार्ट हुई थी। उस सीज़न में मैं था और मुझे जुल्फी भाई के साथ मेरी इंटरेक्शन पहली दफ़ा हुआ उनके साथ। फिर उसके बाद हमारा नेस्कैफे बेसमेंट सीज़न 5 जो था उसमें जुल्फी भाई ने हमें बुलाया है इसके लिए, हैदरिम के लिए। तो वहाँ से फिर उनके वो था कि ये बॉयज़ हैं, ये कवाली करते हैं, तो अब कोक स्टूडियो सीज़न 14 में उन्हें ज़रूरत थी कवाली की और यंगस्टर्स की, कि जो कवाली चूँकि बड़ा एक जिसको कहते हैं ना बड़ा मैच्योर काम है, तो कुछ ऐसे उन्हें फेसेस चाहिए थे, ऐसी आवाज़ें चाहिए थी जो कि यंग हो और न्यू टैलेंट हो। तो अल्लाह पाक की मेहरबानी से फिर वहाँ पे हमने सारा परफॉर्म किया। लेकिन आपने बड़ी सही बात की है कि आप जितने भी यंग हो या ओल्ड हो, कवाली के लिए एक सर्टेन काइंड ऑफ मैच्योरिटी चाहिए, जो कि डेफिनेटली आप में हम सुन भी सकते हैं, और कितना आप सीरियस हैं अबाउट योर वर्क। जी अल्हम्दुलिल्लाह। असल में कवाली है तो एक सूफियाना काम है, ये बड़ी प्योरिटी चाहिए इस काम के लिए, उतने हम हैं नहीं लेकिन कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ इंसाफ कर सकें इस काम के साथ। वो कर नहीं सकते क्योंकि ये बहुत हार्ड काम है, बुज़ुर्गों का काम है, तो हम तो बस उनको देख के सीख के, स्पेशली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुन के थोड़ा बहुत आ गया हमें करना। कुछ आपने बेसमेंट के मुताबिक 2 सीज़न आपने उसमें परफॉर्म किया, फिर ये स्टूडियो के सीज़न आया, तो जब रिकॉर्डिंग के लिए गए, क्योंकि लाइव भी वीडियो भी बन रही होती है, ऑडियो भी उसी टाइम ट्रैक रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो था कोई टेंशन थी दोनों को पड़ी हुई? प्रेशर तो थोड़ा सा था लेकिन इतना नहीं था, क्योंकि जुल्फी भाई एक ऐसे बंदे हैं जो आपको, स्पेशली हम दोनों को तो वो बड़े भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं कि हम उनके छोटे भाई हैं, तो वो ऐसे लेके चलते हैं, डांटते भी हैं, डांट बहुत करते हैं। आपके सुर इतने पक्के, फिर आपको किस बात पे डांट पिटती है, मैं ये सोच रहा हूँ। नहीं वो हमारी हरकतों की वो हम ऑनर नहीं बता सकते। देखिए हम सुन चुके हैं कि उनके साथ बड़ा एक दोस्ताना किस्म का माहौल हो जाता है और बड़ा अच्छा आपको स्पेस देते हैं टू बी। तो ज़ैन और ज़ुहैब एक बात क्विकली बताइएगा और फिर हम आपसे चाहेंगे कि आप चाहे काली काली को जुल्फ़ी हमें सुना दें। अच्छा लेकिन खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने बहुत सारा अपने बुजुर्गों का कलाम भी रीडो किया और बहुत सारा नया कलाम भी गाया, गज़लें थी, PRA was a new poetry with new composition। आजकल के कव्वाल बहुत नया काम नहीं करते हैं, मतलब खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान और उन जैसे लेजेंड्स ने जो काम किया हुआ है उसी को दोबारा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कव्वाली में नया कलाम, नई कॉम्पोजिशन भी हो रही हैं।
दैट्स अ ट्रू कि कव्वाली में ज़्यादा नया काम नहीं हो रहा, और ये हमें थोड़ा सा अफसोस भी है इस बात का कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो विज़न है ना, स्पेशली ज़ैन ज़ेब ग्रुप का जो एक विज़न है वो यही है कि जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब जहाँ काम छोड़ के गए थे वहाँ तक तो कोई जा नहीं सकता, तो पहली तो बात ये है। लेकिन कम से कम उनका जो विज़न था ना इस चीज़ को प्रमोट करने का, उसको हम थोड़ा सा आगे लेके जाएं, कुछ नई चीज़ें मुतारिफ़ करवाएं लोगों को। इस वजह से हम हमारे YouTube चैनल्स पे बहुत सी हमारी तकरीबन हर महीने हमारी कोशिश होती है कि 1 या 2 हम एक वीडियो करें या ऑडियो करें, जो कुछ भी करें, नया कुछ ओरिजिनल जी। हाँ जी बिल्कुल, हम डिफरेंट तरीके से अपने जॉनरा को ना, कव्वाली को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट जॉनरास के साथ, जैसे कि फ्यूजन जिसमें सबसे पहले है, जो कि आजकल हम लाइव परफॉर्मेंसेस में भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। उसके अलावा रिकॉर्डिंग में जो है पॉप, जैज, जो कि EDM, ऐसे जॉनर्स काफ़ी हैं जी। जी बिल्कुल। Good luck and we look forward to your new projects and new tracks और original tracks। अब जाते जाते हम आपसे खुदा हाफिज़ करने लगे at this note, और हम चाहेंगे कि आप सुनाएं हम। Thank you for being with us. Thank you so much. न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम डालने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। हाय, दिल चाह रहा था कि बस एक महफिल हो और ये अपना बिल्कुल सुनाते रहें, और क्या ज़बरदस्त आवाज़ें, एंड दे आर वेरी डेडिकेटेड एंड सीरियस। मतलब उम्र में कम है लेकिन प्लान्स बहुत बड़े हैं, दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट, फोकस्ड। अच्छा, एक और भी बात है ना, इन बच्चों को एक्चुअली कोक स्टूडियो ने तो पहचान दी ही, लेकिन इससे पहले वो बेसमेंट सेशन जो आते थे, ठीक है, और उससे पहले इनके अपने फेसबुक चैनल्स एंड यूट्यूब वीडियोस, उसने भी इनको बहुत शोहरत दी। एक्चुअली मुझे याद आ गया इनको देख के, इनसे मुलाकात करके, अरे कि इनके मेन स्ट्रीम आने से पहले ही मैंने इनकी एक घर की वीडियो देखी हुई थी। सो अगर आप में टैलेंट है ना, तो अब आपको वो ज़माना नहीं है किसी टीवी चैनल के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, किसी रिकॉर्ड लेबल के पास जाना पड़ेगा। जस्ट मेक योर थिंक, म्यूजिक बनाना है, अदाकारी करनी है, कुछ भी आप करना चाहते हैं, उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करें एंड फीडबैक इंस्टेंट हासिल करें। इट्स द अदर वे अराउंड नाउ, यू मेक इट बिग ऑन सोशल मीडिया। आपके फ्रेंड्स और आपके चाहने वाले, टैलेंट है ना आप में, तो चीज़ प्रमोट होगी एंड देन यू मेक इट बिग। तो अच्छा, हमारी बातें आपको पता चलती रहेंगी। क्या हाल है आप लोगों का? बड़ा ही मज़ा आ रहा है, कुछ यादें ताज़ा कर रहे हैं हम, नॉट फ्रॉम टू बैक इन द पास्ट, लेकिन कुछ रिसेंट टाइम्स में हमने इंटरव्यूज़ किए हैं जो कि आप लोगों को बड़े पसंद आए, आप लोगों की ज़बरदस्त हमें फीडबैक आई। हमने सोचा ईद का तीसरा दिन है, व्हाई नॉट रीविजिट देम एंड एंजॉय देम अगेन। अच्छा, एक आपको पता है, एक इंटरव्यू हमने किया था जो कि बहुत ही वायरल हुआ, लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया, और एक नई चीज़ जो है वो देखने को भी मिली, इन द सेंस कि जब हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को देखते हैं ना, ब्यूरोक्रेटिक सर्कल को, अफसर और जो कमिश्नर्स खास तौर पे, तो क्यों कहते हैं इसे अफसरशाही? इससे शाहाना तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए। ऑल्दो अगर आप ACDC हाउसेस जाके देखें किसी भी जिले में, तो वो ऐसा लगता है कि वाकई शाही जिंदगी गुजार रहे हैं, इसीलिए कनालों पे मुहित होते हैं। और ये अफसरशाही शायद टर्म भी तब से ही आया, ये अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है, क्योंकि इट डिड लुक लाइक, और अभी भी देखें तो ये लगता है। बट एनीवेज, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लोग अक्सर थोड़ा सा उनसे डरते भी हैं, क्योंकि लगता है कि उनको ये लगता है कि हम आम आदमी से ऊपर हैं, क्योंकि हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं। लेकिन ये इंप्रेशन बिल्कुल डिस्पेल हो गया। किस तरह?
जनाब, एक अफसर आए, असिस्टेंट कमिश्नर हैं हाजिम बंगवार, नॉर्थ नाजिमाबाद के, और उन्होंने आके जब लोगों से बात की तो लोगों को बड़ी अपनायत भी महसूस हुई और उन्होंने लोगों को अब तक अपने आप तक रसाई का मामला बड़ा आसान भी रखा हुआ है। बहुत ठीक है, एंड ही इज ट्राइंग टू डू गुड फॉर द एरिया। इन्होंने अभी एक रीसेंट वो जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है अंडर द फ्लाईओवर वो भी डेवलप करने की कोशिश की है, उस पर काम जारी है। इसके अलावा भी अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम करते रहते हैं। और क्या क्या करते हैं, और कैसे हो सकता था कि हम पर्सनली उनसे बात ना करें, तो हमने उनको इन्वाइट किया अपने स्टूडियो में और फिर जबरदस्त किस्म की बातें हुई। लेट्स वॉच देम अगेन। हाजिम बंगवार से गुफ्तगू आपको दिखाते हैं वंस अगेन। इंतज़ामिया की है एक नुमाइंदे जो अब लिटरली एक स्टार स्टेटस हासिल कर चुके हैं सोशल मीडिया अदरवाइज भी, और बड़ा इनकरेज इनको लोगों ने किया है, बड़ा इनका हौसला बंधाया है कि भाई आप डिलीवर करें, आवाम आपके साथ है। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद कराची हाजिम बंगवार हमारे साथ मौजूद है। मैंने आपका सरनेम सही प्रोनाउंस किया है? बंगवार, वंडरफुल। सो हाजिम, सबसे पहले तो माशाल्लाह यू हैव मेड इट सो फार इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, उसके लिए आपको मुबारक हो। लेकिन पहला सवाल हमारे जहन में यही आता है, जो हमें थोड़ा सा आपके बारे में मालूम है कि आप पैदा तो यहाँ हुए थे लेकिन आप पले बड़े अमरीका और उसके बाद आपने बरतानिया में अपनी तालीम हासिल की, तो कैसे आपने इस सिस्टम में और ना सिर्फ वापस आने का फैसला किया, पब्लिक सर्विस ज्वाइन करने का फैसला किया? वॉज इट एक्सीडेंटल और प्लान्ड? It was planned. It was very much planned. मैं जब अपनी ग्रेजुएशन हो गई थी, I was traveling. मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे म्यूजिक के. So yeah, I was signed to record labels. मैं म्यूजिक के कॉन्ट्रैक्ट आ रहा गैप 4 years का कि एल्बम रिलीज होने का आपको टाइम पीरियड होता है. तो उसमें जब मैं ट्रैवल कर रहा था बैक एंड फोर्थ, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, जब मैं पाकिस्तान आया तो एक मुझे बड़ा झटका लगता था, फुल फ्लेज. मैं देख रहा हूँ कि वहाँ मैं लिमो में ट्रैवल कर रहा हूँ, यहाँ लोग बसों में धक्के खा रहे हैं. मैं वहाँ 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है. आई एम लिविंग द लग्जरी लाइफ एंड पीपल ओवर हियर हैव नथिंग. तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आके मैं एक बड़े बबल में हूँ, मेरी रियलिटी से बड़ा डिस्कनेक्ट हुआ हूँ. द डेवलप्ड वर्ल्ड डज नॉट नीड मी. उनके पास काफ़ी लोग हैं, तुम्हारी ज़रूरत यहाँ है, क्यों दूसरों के टैक्स पे कर रहे हो, यहाँ के अपनी यहाँ ही कुछ कर लो, किसी एक की लाइफ बदल लोगे. कुछ किया एंड जापान में था, ट्रैवल करा था, बाय लक ऐड आया, आई अप्लाइड फॉर इट, पास्ड एंड नाउ आई एम हियर. दैट्स अमेजिंग. मतलब ये सोच के वाकई मेरी कंट्रीब्यूशन इधर ज़्यादा हो सकती है, इधर ज़्यादा ज़रूरी है, कमेंडेबल. बट हैविंग सेड दैट, जब आप आ गए और अब काम शुरू हो गया, हाउ इज़ इट एज रिवॉर्डिंग एज यू इमेजिन्ड इट टू बी, कि मैं लोगों की ज़िंदगी बदलूं? मतलब क्या रिसोर्सेज, अथॉरिटी, ये सब कुछ आपको अलाउ करती है कि आपका जो विजन है आप उसको लेके आगे चलें? Bitter sweet situation है. Authority, the government establishment has been more than supportive, very helpful from my standpoint. जहाँ से मैं हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं बोल सकता, अपने लिए. My seniors, the government have been very supportive, full access to do what I do. The public has been very supportive because my connection is always with the public. आप बताएं, I always in direct contact with the public. आप बताएं कहाँ आके मैं एंटी इंक्रोचमेंट करूँ, प्राइस चेकिंग कहाँ करूँ, आप मुझे बताएं, बिकॉज मेनली आई एम आंसरेबल टू देम. तो बीइंग हियर ओनली 3 weeks एंड नॉर्थ नाजिमाबाद. आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, तो आपको डायरेक्ट फीडबैक मिल ही रही होती है कि एक्चुअली क्या किया, लोग रिकमेंड करते हैं आपको कि उसी पे मैं ऑपरेशन करता हूँ. अच्छा, अब मुझे हाजिम आपसे ये जानना है, सर्टनली हमारी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारे यहाँ बहुत से लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और पर्टिकुलरली अगर सोसाइटी की नज़र में कोई एक शख्स किसी पर्टिकुलर मोल्ड में फिट नहीं आता तो वहाँ उसे बुली भी किया जाता है, उसके काम में भी रुकावटें डाली जाती हैं. आपके साथ तजर्बा कैसा था? अगर बाज़ लोगों की नज़र में आप किसी पर्टिकुलर सरकारी अफसर के मोल्ड में फिट नहीं आ रहे या उस सांचे में सही नहीं बैठ रहे, तो आपको भी रुकावटों का सामना करना पड़ा? Were there challenges for you as well? To be honest, I didn't come here to fit in. Fitting in किसी को हेल्प नहीं किया previously, so I'm not here to fit in per se. I've come here to do my job, which I'm good at, luckily. But the system allows you to do that? The system had, this is what people, लोगों को, आवाम को नहीं पता. The system is so supportive. Because our system has educated officers. ये नहीं लोगों को पता. It's a new generation. Officers बड़े respectful हैं, seniors जो मेरे हैं, colleagues जो हैं, they understand what is happening. They're very supportive. They are the one who have kept me going, and that's so encouraging too. Very encouraging. So the government has been more than helpful, and the public in the beginning,
थोड़ी confusion हो गई थी, which I wouldn't blame the public. I think जो public है कहीं ना कहीं वो disheartened हो गए हैं, हो सकता है उनको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती उनकी। हाँ, उनको कोई ऑफिस ज़रूर कहीं ना कहीं मिला होगा जहाँ उनका काम नहीं हो सका, तो पब्लिक के साथ अगर नाराज़ होगा तो सर्व कैसे करूँगा? तो you have to forgive and I come here to serve the public. तो जहाँ पब्लिक को इतना कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट थी, so I'm kind of changing that narrative around. इसी में पब्लिक के साथ ज़्यादा डील करता हूँ। पर्सनल इंटरेस्ट, जैसे कि आपको मौसीकी का शौक था, आपने 2 record label साइन किए हुए थे, वो बिल्कुल छोड़ दिया अभी के लिए, या फिर it is coming along side by side? No. Nobody wants to leave millions like that. Yeah. I'm making good money with that, and that is my right. And so what do you do? Do you sing? Do you produce? I sing, do you write? Yeah, I sing. I'm a songwriter for international artist, and now I sing. Something is in works. Oh, wonderful. Yeah. आपको पता है ना, जब भी कोई नया गाना रिलीज होता है, सबसे पहले जियो पाकिस्तान पे आर्टिस्ट आते हैं और रिलीज करते हैं। तो वो भी हम आपसे कभी करेंगे, लेकिन actually when you were abroad and you were studying up, what exactly were you studying? I did. I had a keen interest in arts and law, so I did fashion marketing. Okay. And then I did LLB. And then as a student, my parents very smartly cut me off. They're like, नहीं भाई, rent भरे, university भरे, अपना खर्चा खुद भरो। अब क्या करूँ? So Top Shop जो कपड़ों की दुकान होती है, मैं वहाँ retail में होता था as a sales consultant. फिर जैसे काफ़ी बच्चे जो किसी के लिए ऐसे लिखते हैं, मैं म्यूज़िक लिखता था आर्टिस्ट के लिए एज अ गोस्ट राइटर। अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि मुझे उनके बस एक चेक मिल जाता था और कभी रॉयल्टीज़ नहीं मिलती थी, बट आई हैड टू सपोर्ट माई सेल्फ, बट उधर भी ये वाली इंडस्ट्री जो आप बात कर रहे हैं, इट इज अ वेरी कंपेटिटिव इंडस्ट्री। मतलब उधर भी टू गेट योर फुट इन द डोर, हाउ डिड यू डू दैट? बिकॉज़ वो भी बड़ा मुश्किल है। या सो आई जस्ट न्यू सम प्रोड्यूसर्स एंड आई यूज्ड टू राइट गोस्ट राइटर। तो मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, कोई नाम नहीं मिलता, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता था। So I was writing and selling music for basically, and I used to get a check, and I had to survive with that. And then आगे जाके a producer heard some songs and tracks. I remember Paul वो song लेके, he's like, oh I'll call you. मैंने कहा हाँ, he'll call me. 11 days के बाद actually call किया. He called. 11 days के बाद I called my mom. My mom was in Dubai. I'm like, Mom, I need a lawyer. Let's go. And New York जाके I signed my first contract. वंडरफुल, चलें, गुड लक विद दैट। वो तो जब आएगा हम आपको बुलाएंगे ही। अभी आपके इलाके की बात कर लेते हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद एक वक्त में कराची की एलीट का इलाका होता था, बिग हाउसेस जिस पे अब बहुत सुपर बिल्डिंगें बन गई हैं, गुड रोड्स, पक्की सड़कें, वेल्दी पीपल, ग्रेट नेबरहुड। बेड़ा गर्क हो गया इस इलाके का। सो उसको हम बहुत सी चीज़ों को ब्लेम कर सकते हैं कि एक रेजिडेंशियल एरिया को जहाँ पे 15 लोगों के रहने की जगह थी, अगर 5000 लोगों की बिल्डिंग बना दी जाएगी तो सीवेज लाइनें भी वही हैं, सड़कें भी वही हैं, कैसे सरवाइव करेगा वो इलाका? बट कहीं से तो कोई बेहतरी लाने की कोशिश करनी है। आपकी नज़र में 3 मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं और हाउ हैव यू स्टार्टेड टू डील विद देम? इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1। आई थिंक if बेस इज स्ट्रॉन्ग, जब बेस स्ट्रॉन्ग होती है काफ़ी चीज़ें खुद रिजॉल्व हो जाती हैं। व्हेन आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, आई मीन द लाइन्स, द वाटर, द sewage, या रोड्स। And when I say that, I mean properly. Recently I was doing inspection. ये जो road बनाते भी, I think उसमें कोई ना कोई mixture होता है, and they're not concrete. Number 2, encroachment. It's massive encroachment which indirectly affects the traffic, the public, the delays, working people का. Third, I'm always conflicted between sanitation and price checking because price keep fluctuating. बिल्कुल, right? आजकल खास तौर पे. Exactly. So sanitation, price checking पे मैं fluctuate करता हूँ. But these are 3 of my main aims to work with. But सड़कें हैं ही नहीं literally. बाज़ सेक्टर्स में तो सड़कें हैं ही नहीं. बिल्कुल. आपने कोई स्टडी कर लिए कि हाँ कहीं से रोडें बनाना शुरू करनी है या नहीं बन सकती हैं? लोग क्या उम्मीद रखें आपसे? बन सकती हैं, of course. I cannot promise. It depends on my tenure as well. If I'm here for, let's say, a couple of months, what can you expect in a couple of months? True. You know, if I'm expected for a year or more, then of course you can see wonders happening, you know. But like slowly and gradually, where my first aims are is definitely get the encroachment removed so people have some breathing space. Breathing space way. Walking space. Exactly. Infrastructure. बहुत ज़रूरी है. With monsoon season coming up, वो मेरा हाई अलर्ट पे सिचुएशन भी, रमज़ान भी आ रहा है, तो प्राइस चेकिंग के साथ मानसून सीजन, दैट्स ऑन माय मेजर अलर्ट साइन कि अभी से ही हर चीज़ क्लियर आउट होनी चाहिए। कि कुछ हालत देख भी चुके हैं। आई कैन नॉट, बिकॉज लास्ट ईयर भी जब मानसून आया था, आई वाज ऑन द रोड्स क्लीनिंग वाटर, आई कैन नॉट टॉलरेट दैट फॉर माई सेल्फ और द पब्लिक।
So that is our main aim कि अभी से ही कुछ ना कुछ तैयारी करना हाज़िम, ये सारी ऑब्वियसली अभी दे आर डेट्रीमेंटल टू द फैक्ट कि आप कितना अरसा होंगे इस पोजीशन में और इस जगह में। क्या अपॉइंटमेंट से पहले पता चल जाता है हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू बी हियर? ऑब्वियसली बिकॉज दैट इज व्हाट विल गिव यू प्लानिंग टाइम ना, कि अगर मैं 2 साल के लिए हूँ तो मैं प्लान कर लूँ, या फिर नॉट नोइंग कि मैं कितने अरसे के लिए इस जगह पे होऊंगा, आप डे 1 से शुरू कर बड़ा ब्लाइंडली कितने कैसे इंसान काम कर सकता है? You never know. Honestly, that's the answer. You never know कब क्या कितना अरसा, you just never know. ज़्यादा आप रूमर्स सुन सकते हैं या क्या, that office can speak, but you never know. But how can you do long term planning? ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, this is a general सवाल कि जब कोई भी कहीं अपॉइंटमेंट होता है, कोई तो उसको प्लानिंग को एक मंसूबा चाहिए ना कि जी 2 साल में कंप्लीट होगा। अगर मुझे नहीं पता कि मैं कितना अरसा हूँ, तो मैं रोडें बनवाना या ये करना और बीच में छोड़ जाना पड़े और अगला आके उसको करे ना करे, ये है फ्रस्ट्रेशंस आपकी लग रहा है मुझे। So for me, हर चीज़ is like on fast track. अभी के अभी, like do it now, get those funds, उनको रोल करना शुरू करो, अभी लाइट्स ऑर्डर कर दो, लाइट्स लगवाना भी शुरू कर दो, we need street lights, उसका क्लियर कर दो, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, इंक्रोचमेंट ये हटा दो और उनको पाबंद कर दो, because I do not know, we never know, no officer can predict how long they'll be on a post. So हम आपसे कब एक्सपेक्ट करें अगली मुलाकात करना, या अगर इंशाल्लाह होपफुली आप इस सीट पे सर्व करते रहें? एंड because we would like to see some change. Yes, कि आप आए हैं और आप डिफरेंट है, आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, यू आर अप्रोचेबल हमें लगता है, वरना जैसे कि मैंने बताई दी है। That's important. That is very important. You need to relate to the public. यही तो एक चाहिए। तो कुछ प्रोजेक्ट्स इन द मेकिंग हैं जो आपको लगता है कि कुछ कंप्लीट होंगे, but that's a surprise for you guys. चलें, wonderful. इतना pressure दिया गया, so let me surprise you guys. That's the best I can say. But I can also promise that even if I no longer serve at North Nazimabad, I will continue to complete what I had left off. बहुत important. जो मैंने स्टार्ट किया था वो खत्म करके ही चलाऊंगा. Even if I'm not directly serving it, I will finish what I had started. कोई एक चीज़ तो पूरी, वैसे भी हर सिविल सर्वेंट का ये वैसे तो होना चाहिए जज्बा कि कोई ऐसी चीज़ शुरू हो जो कि डिस्पाइट ऑल द ऑड्स एंड चैलेंजेस वो कंप्लीट हो, ताकि एक मॉडल तो पेश किया जाए ना कि इस तरह बेहतर हो सकती हैं चीज़ें। हाज़िम, वी हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सिंस गवर्नमेंट जो है, एक सवाल आया हमें भाई, कराची के हम ऑल्दो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, सिंस गवर्नमेंट से, लेकिन कराची के कुछ अवाम जो है ना बड़े अरसे तक खफा रहे हैं, आपको लगता है कि वहाँ से सपोर्ट मिल रही है, बेहतरी आना शुरू हुई है मामलात में? जी, बेहतरी आना शुरू हुई है। If I can say to the full extent that I know about this, I don't, but बेहतरी आना शुरू हुई है, definitely that I can say. जहाँ तक मेरा information आ रही है that I know of, जी बेहतरी आ रही है, उससे progressive लोग हो रहे हैं. The government is very progressive on the public transport. To what extent, I do not know that, but हाँ. All right. Thank you, Hazim. Thank you for being with us and good luck. अब देखा आपने, मतलब इतने टैलेंटेड हैं, इनका म्यूजिक भी है ही, मतलब एक वो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं ना। ये म्यूजिक जब अपना कोई एल्बम या अपना गाना प्रोड्यूस करेंगे तो हम बुलाएंगे, सुनेंगे भी, है ना? ऐसा कर लेंगे। So he is a very worldly guy and he has been around the world, बड़े एक्सपीरियंसेस ला रहे हैं, हमें अच्छा लगा और हमें उम्मीदें हैं इनसे कि ये he will do better. And thank you for sending us those pictures to us, भाई। मजा आ रहा है, लगता है हम सारे देख रहे हैं, दे रहे हैं, भेज रहे हैं। और वैसे मेरी बात सुने, ये दही बड़ों का क्या मामला है? सारे रमजान हमने दही भले खाए, दही भल्ले भी बड़े दही बड़ों की आ रही है, और ईद पे भी दही बड़े चल रहे हैं। वैसे चलते हैं, हमारे यहाँ भी चलते हैं। और इस वक्त ना दही की चीज़ जरा ठंडा ठंडा रखेगी इंसान को, तो इट्स ओके। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, अब हमारे बहुत से नए सिंगर्स, गुलकार आते हैं जो कि एक नया ट्रेंड होता है ना कि पुरानी चीज़ को रीमेक कुछ इस किस्म का कर लें, लेकिन बहुत से ऐसे भी आ रहे हैं जो कि ओरिजिनल काम कर रहे हैं। तो ओरिजिनल काम करने वालों में 2 नाम हैं जो हम लेना चाहते हैं, जिनसे हमने ज़बरदस्त किस्म की कॉन्वर्सेशन भी की। दिस वॉज अ कपल ऑफ मंथ्स बैक ऑल्सो, राइट? बिल्कुल। तो जी, हसन रोशान हमारे साथ अभी होंगे और इनका जो गाना है ना श्रेया गिल के साथ जो आया, वो तो उसने लेकिन they had you know इससे पहले भी आए हैं, हाँ, लेकिन हमने तो यही सुना पहला, और उसके बाद हम इनके और काम से वाकिफ हुए, और इस गाने ने हमें जैसे कहते हैं ना सेरेनेट कर दिया। हाँ, बहुत ही अच्छा कर दिया। और क्या हम अकेले क्यों हुए, फिर अकेले क्यों हों, अभी याद क्यों ना करें आपके साथ, दोबारा क्यों ना रिविजिट करें, दोबारा विजिट करते हैं। पीछे हसन रोहान, 2 नौजवान आज हमारे साथ जियो पाकिस्तान का हिस्सा हैं।
हाउ लवली। बाय द वे मैं ये ज़रूर कहना चाहती थी कि बहुत से सिंगर्स जो अपकमिंग होते हैं ना, तो दे डू रीमिक्सेस एंड कवर्स और इस किस्म की करते हैं। ओरिजिनल काम बहुत कम, बहुत टैलेंटेड लोग ही कर सकते हैं, एंड वी हैव दैट टैलेंट। हसन शेख इज़ विद अस, रोशान शेरवानी, और इनका लेटेस्ट जो अभी चल रहा था गाना सुकून, जिसमें फीचरिंग शे गिल, जो आजकल आपको पता ही है कि हमारी बहुत फेवरेट हैं आफ्टर पसूड़ी। वेलकम हसन एंड रोशान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों का? We're good. Thank you for having us. राइडिंग हाई ऑन योर रीसेंट सक्सेस। और इससे पहले हम जरा लोगों को बता दें, मिस मार्वल में भी इनका एक गाना जो है वो साउंड ट्रैक में इंक्लूड हुआ, डूबने दे। उसमें हम बात में जाएंगे। हसन, आपसे स्टार्ट करें। कितनी पुरानी है आपकी जर्नी, कब स्टार्ट किया? अच्छा, ये है कि सिंगिंग का शौक़ तो मुझे स्कूल डेज से ही था, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाद 2018 ऑनवर्ड्स मैंने इसको सीरियसली लिया। 2020 में हमारी एक साथ एल्बम रिकॉर्ड की, और उसके बाद आपके सामने सारा कहानी है कि एक ट्रैक मिस मार्वल में आया, और अभी एक सुकून जो है इट्स मेकिंग वेव्स काइंड ऑफ अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, व्हेन वी आस्क यू कि आपका जॉनरा क्या है, तो आप इसको कोई टाइटल देंगे या फिर आप तमाम जॉनरास में एक्सपेरिमेंट करते हैं? I think we would describe it as contemporary subcontinental. हाँ, contemporary subcontinental pop music. एक दिन हमें DM आया था एक्चुअली में, कोई 200-300 फॉलोअर्स का अकाउंट था, उन्होंने हमें DM किया और हमें पहले लगा कि ये this is probably fake. But we did some research and it turned out कि एक सेकंड, and I was like यार हसन, मैंने रिसर्च किया, ये एक्चुअली असल लग रहा है। Then we started like communicating with them on email, और कोई 2 महीने के बाद वो मिस मार्वल के अंदर गाना आ गया था। वाह भाई वाह। तो कमाल की बात है। What was the reaction of your friends and family? क्या इससे पहले भी आप लोगों को आपके करियर को, जिसको हम तो बड़ा सीरियसली लेते हैं, म्यूजिक इज अ फुल फ्लेज करियर जिसमें बड़ी मेहनत दरकार होती है, आपके घर वाले, आपके दोस्त, सब लोग सीरियसली लेते थे इससे पहले? सीरियसली नहीं लिया करते थे। नहीं, टू बी ऑनेस्ट नहीं लेते थे। इसके बाद एकदम सब हमारा काम सीरियसली लेने लग गए कि हाँ यार ये लड़के कुछ कर रहे हैं कि यहाँ तक पहुँच गए। बिकॉज़ कर भी रहे हैं ना, नजर आ गया। अच्छा, कुछ सुनाएं अब हमें। ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। मतलब अनप्लग भी आपने, रियल टैलेंट है आपने, क्योंकि बड़ा ही अच्छा आपने गाया है। अभी तो आप हैं मौजूद, अभी कहाँ जा रहे हैं? थैंक यू, अभी बाद में कीजिएगा। ये बताएं कि ये कॉम्पोजिशन और पोइट्री, लिरिक्स, ये सब लोग आप सब कुछ खुद ही करते हैं, आप दोनों मिलके? जी बिल्कुल, या सारा कुछ खुद ही करते हैं। तो गाना लिखने के पीछे कोई कोई थॉट प्रोसेस होता है या कोई इंसिडेंट होता है? चलें हसन, आप तो माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ है आपकी, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, आप गाते हैं। रोशान, आप भी एज इन सुरों में अपना जादू जगाते हैं? डू यू ऑल्सो सिंग? जी जी, कुछ गानों में मेन वोकलिस्ट हसन है, कुछ गानों में मैं भी गाता हूँ, और यूजली और मेन सेटअप है कि हम गाने इकट्ठे लिखते हैं और क्या कहते हैं, मैं प्रोड्यूस करता हूँ, म्यूज़िक प्रोडक्शन। वंडरफुल। वैसे ये सुकून के बारे में हमें बड़ा इश्तियाक था कि हम आपसे पूछें ये कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ मैंने पढ़ा था पहले, तो वो गोल्ड फिश की कोई कहानी लग रही थी हमें, और कहाँ ये आपने इसको फिल्माया है? बिकॉज द लोकेशन इज स्टनिंग, इट इज डन ब्यूटीफुली। अच्छा, ये हमने शूट किया था बैंकॉक में। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, ये हमने शूट किया था इधर लाहौर, सिवाइक लेक के अंदर किया था। सिवाइक लेक में। ये कहाँ पे? आप बैंकॉक भी कहते तो हम मान ही जाते, लेकिन किसके पास है? मजाक कर रहा हूँ, हमें किसी ने कहा था कि इट फील्स लाइक इट्स शॉट इन बैंकॉक। इट डज फील लाइक दैट। एंड वेयर इज दिस प्लेस इन लाहौर, बाय द वे? लाहौर में कलर कहाँ के साथ है? इट्स कॉल्ड सिवाइक लेक, इसका एक और नाम है खंडोआ लेक। हाँ, अच्छा, इट लुक्स वेरी नाइस। अब हाउ डिड यू रोप इन शे गिल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग? क्योंकि उनकी तो एक और लेवल की मशहूरी आजकल आपको पता है, गुड्डी चढ़ी हुई है जिसको कहते हैं। तो हाउ डिड दैट कम अबाउट? एग्जैक्टली यार, वो इस तरह हुआ था कि अभी हमने जब किया इस बात के, हमारा ट्रैक आया था मिस मार्वल में, उसके बाद एवरीवन स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली। तो ये एक एल्बम का हिस्सा है, हमारी एल्बम थी डे 5, उसका हिस्सा है एक ट्रैक सुकून, और उस एल्बम में और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। तो हमने जिस आर्टिस्ट को भी रीच आउट किया, उन सबका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। शेख का इशू ये था, उनके पास सिर्फ अभी एक ही ट्रैक था, और सुकून उनका आई गेस सेकंड ट्रैक था। सेकंड। तो जब हमने उनको ये ट्रैक सेंड किया, उनको बहुत अच्छा लगा, तो वो 2 दिन बाद ही
वो यहाँ पर आ गई थी रिकॉर्ड करने के लिए। We are always, our platform is always open for budding singers and new talent, because जब हम मिलते हैं, जैसे आप लोगों से भी मिल रहे हैं, there is some amazing talent out there in Pakistan, और जो सारे आपने नाम लिए ना, इंशाल्लाह उनको भी बुलाएंगे हम अपने शो पे। Time for some song, तो क्या गा रहे हैं अभी और आप? उसके बाद ही हम आपकी जान छोड़ेंगे। एक गाना आपको और हमें सुनाना पड़ेगा, कोई भी। बता दें कौन सा। रोशान ने भी एक ट्रैक, ये रोशान का फर्स्ट ट्रैक था जिसने खुद गाया एल्बम, इट्स कॉल्ड रंग। रोशान, डू वांट टू सिंग? चलो वो कर लेते हैं। परफेक्ट। रोशान, you wanna sing? Please sing for us. Okay. Thank you. Can't wait to listen. जबरदस्त, और दोनों की आवाजें बहुत अच्छी हैं। Very nice guys. Best of luck guys, and we'll be watching out कि आप लोग Thank you. आगे क्या-क्या करते हैं। Thank you for being with Thank you us. for being with us. भाई मैं तो YouTube पे निकालने लगा हूँ ये गाना दोबारा। This music जो है ना इनका, it makes you Very nice. It's very nice. अच्छा, हमें अच्छा लगा। हमें एक ब्रेक चाहिए ये गाना पूरा सुनने के लिए, with music and production and everything. We are connected as you know. अच्छा भाई म्यूजिक भी हो गया है और फिल्म भी हो गई है, काफ़ी कुछ हो गया है, लेकिन एक चीज़ जो तवातुर के साथ एक शोबा जिस पे हम फोकस रखते हैं वो है खेलों का शोबा। हाँ। और सिर्फ क्रिकेट नहीं, चाहे वो बॉक्सिंग हो, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स हो, फुटबॉल हो, फुटसॉल हो, लड़कियों की स्पोर्ट्स हो, हम सब करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि किसी ने कोई छोटी बड़ी अचीवमेंट अगर हासिल की है ना, तो हम उसको यहाँ पर लेकर आएँ ताकि उसका हौसला भी बढ़े और उसके लिए आगे के मौके भी आसान। कुछ लोगों की अचीवमेंट्स ना हमें सरप्राइज करती हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो डूइंग अदर थिंग्स, और उसके साथ साथ वो टाइम निकाल के इतने पैशनेट होते हैं कि एक तो जॉब उनकी चल ही रही होती है, फिर वो इस किस्म की चीज़ें भी करते हैं। जैसे कि हमारी मुलाकात हुई शहीर आफरीदी से, जो कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियन हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से वाबस्ता है। तो वो आए हमारे शो पे, अपने कोच के साथ भी आए, और ज़बरदस्त बातें, बड़ी इंस्पिरेशनल बातें थी। सुने। ये नौजवान सिंध पुलिस में मुलाजमत भी करता है, बॉक्सिंग का शौक भी पूरा कर रहा है। इनफैक्ट शौक नहीं, अब ये इसका प्रोफेशन है। और ये दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, बहुत से बैनुल अक़वामी मुकाबले जीता है। शहीर पहुंचा वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के एशियन कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में, जहां थाई बॉक्सर को शिकस्त देकर इसने टाइटल किया है अपने नाम। और शहीर हैं हमारे साथ बजाते खुद मौजूद, साथ ही में उनके ट्रेनर इब्राहिम कुश्ती वाला भी मौजूद हैं, जो इनका असली नाम है। हम इससे पहले ये कंफर्म कर चुके हैं, और इत्तेफाक की बात क्या कह लें, ये इनका प्रोफेशन भी है। सो इब्राहिम, वेलकम। शहीर, कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। बहुत मुबारक हो आपको ये जो नई आपकी कामयाबी है। बताइए कितने ममालिक थे इसमें, कितने लोगों से आपका मुकाबला हुआ, किस राउंड में आपने नॉकआउट कर दिया हरीफ को? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा, और दूसरा ये कि ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, इसमें एक ही फाइट होती है। इस टाइटल के लिए मैंने चैलेंज किया था, और डिफेंडिंग जो चैंपियन थे वो थाईलैंड के बॉक्सर थे सैम्पोस सीसा, और उनसे मेरी फाइट थी। 8 राउंड की ये फाइट थी, और तीसरे राउंड में मैंने उनको नॉकआउट किया। Wonderful. अच्छा ये बताएं, पिछली बार भी आपसे बड़ी डिटेल में बात हुई थी, यू आर स्टिल वर्किंग विद द पुलिस, मतलब वो आपका काम चल रहा है, लेकिन वो भी आपको बहुत इनकरेज करते हैं और असिस्ट भी करते होंगे। जी बिल्कुल, छुट्टियां वगैरह दे देना, ऑब्वियसली आपकी ट्रेनिंग है एक बिग टाइम। मैं एक ही बात कहूँगा कि मैं अगर आज जो कुछ हूँ, मेरे कोचेस की मेहनत है, मेरी मेहनत है, लेकिन सिंध पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल है मेरे साथ, मेरे को सामने लेकर आना। ज़ाहिर है सिंध पुलिस ने मुझे काफ़ी दफ़ा स्पॉन्सर किया है, मुझे भेजा है बाहर, तो आईजी साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। ज़बरदस्त। अच्छा एनीवे, मुझे ये जल्दी से बता दें कि ऑब्वियसली पिछली बार मिलके आप से हमें ये पता चल गया था दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर, तो ये इरादा है क्या, कहाँ तक आपने जाना है? बिकॉज आपके ट्रेनर भी साथ हैं, यकीनन लग रहा है ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ चल रही है, सो व्हाट्स नेक्स्ट? बिल्कुल, हमारा जो प्लान है, मैं हूँ, मेरी टीम है पूरी, हमने एक प्लान ये किया कि पूरे 70 सालों में आज तक पाकिस्तान में 5 स्टार बॉक्सर नहीं बना है। तो प्लीज जिनको नहीं पता उनको बताइए, व्हाट इज अ 5 स्टार बॉक्सर? 5 स्टार बॉक्सर आर बेसिकली लाइक टॉप 10 बॉक्सर्स इन वर्ल्ड। जो टॉप 10 बॉक्सर्स होते हैं वो 5 स्टार बॉक्सर कहलाते हैं वर्ल्ड रैंकिंग में, और उसके बाद फिर वो 4.5 हो जाते हैं, फिर 4 हो जाते हैं। एक बॉक्सर है मोहम्मद वसीम जो 3 स्टार थे जी, उनके अलावा कोई भी ऊपर नहीं गया। मैं अभी 1.5 स्टार हूँ, मुझे टाइम लगेगा,
और जैसे आप लोगों की सपोर्ट है तो मुझे उम्मीद है हमारी क्या आपके ट्रेनर्स की सपोर्ट भी आपके साथ है। इब्राहिम, हम आपसे जानना चाहते हैं, व्हेन डिड यू जॉइन शहीर, एज इन व्हेन डिड यू स्टार्ट ट्रेनिंग हिम? ये इस WBC एशिया मिडलवेट चैंपियनशिप के लिए या फिर इससे पहले भी आप करते? दिस इज एक्चुअली माय फर्स्ट टाइम वर्किंग विद अ बॉक्सर। अच्छा, लाइक इसमें थोड़ा सा कुछ टेक्निकलिटीज हैं, लाइक मी बीइंग अ किक बॉक्सर थोड़ा सा डिफरेंट स्पोर्ट है एज कम्पेयर टू बॉक्सिंग, है सारा अंडर द हेडिंग ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट, बट जैसे मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA आजकल इट्स लाइक इट्स द नेक्स्ट बिग थिंग आई वुड से। तो बॉक्सर्स के साथ मेरा काम करने का पहला इत्तेफाक रहा है, और सिंस मेरा जो डोमेन है वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है, जिसमें आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इज द न्यू इन। अभी फाइटर्स वगैरह जो हैं, कॉम्बैटर्स, इवन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स वाले, इवन अवर क्रिकेटर्स, I have seen, I've started watching them on Instagram, so they are actually going for strength and conditioning workouts. अब उसके लिए he contacted me through somebody. What kind of people are you? मतलब वैसे in real life भी थोड़े से वायलेंट होते हैं, या एग्रेसिव होते हैं, या फिर बड़े मध्यम होते हैं, और सारी लड़ाई एक्चुअली उस रिंग में ही होती है? इंटरेस्टिंग सवाल हो। थैंक यू वेरी मच। हमारी जो लड़ाई है वो रिंग में ही होती है, और मैं और कोच हमेशा एक ही बात करते हैं कि यार जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना लोगों की नज़र में भी ठीक रहेंगे और अल्लाह की नज़र में भी। सड़क पे आपको कोई साइड लगा के जा रहा हो गाड़ी को, कोई ऐसा कर रहा, आपको गुस्सा नहीं आता? I would say it's a form of meditation. अगली कोई फाइट है जिस पे नजर रखी? जी बिल्कुल, मैं नेक्स्ट फाइट अनाउंस करता चलूँ इंशाल्लाह। 5 मई को मेरी फाइट है। मैं WBC जो ये टाइटल है, उठा के दिखाएं और फुल स्क्रीन इनको कट करें भाई, ये तो नजर आनी चाहिए। ये मेरा WBC एशिया कॉन्टिनेंटल टाइटल है, इसको मैं इंशाल्लाह डिफेंड करूँगा दुबई में अगेंस्ट तंजानिया। ओके जी, तो बस आप लोग की दुआएं होनी चाहिए मेरे साथ। इंशाल्लाह भी हम तो चाहते हैं कि ये पूरी एक आपके पास एक वॉल बन जाए ऑफ ऑल दीज मेडल्स। बहुत शुक्रिया आपका शहीर आफरीदी, एंड गुड लक फॉर योर नेक्स्ट फाइट भाई। वाह। सो डिपार्टमेंट की सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट भी इन्हें सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये सपोर्ट हर एक को हासिल नहीं होती। कितने ही नौजवान हमारे पास आते हैं जो लिटरली अपने बाहर ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कॉम्पिटिशन जाके लड़ना होता है, टिकटों के पैसे जमा कर रहे होते हैं। वैसे आई एम सॉरी, ये बात भी सिर्फ पाकिस्तानी नौजवान ही कर सकते हैं कि बड़े कम वसाइल में एंड समटाइम्स वेरी लिटिल सपोर्ट में भी क्या क्या कारनामे अंजाम देते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल थिंग अबाउट पाकिस्तानी यंग पीपल। तो ये सारी लेकिन इस पे तसल्ली नहीं करके बैठ जाना चाहिए। इन लोगों को एक भरपूर सिस्टम मुहैया करने की ज़रूरत है, इनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये अभी इतनी कामयाबियां समेट लाते हैं तो अगर इनके पास तमाम सहूलियात हों तो फिर तो ये ओलंपिक गोल्ड मेडल इंशाल्लाह लेके आएंगे। बट एनीवे, ये सारी चीज़ें मतलब हम आपको इंस्पायर करने के लिए आपको दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं, नथिंग टू टेक यू डाउन और एनीथिंग। आई होप आपको आज का शो पसंद आया। अच्छा, आज का शो आपको कैसा लगा? प्लीज़ हमें लिख के बताइएगा। जियो पाकिस्तान TV। क्या कभी कभी हम इस तरह कुछ कर लिया करें कि पुरानी कुछ चीज़ें निकाल के आपके साथ शेयर करके सब इकट्ठे मिल के देखा करें, एंजॉय किया करें, और साथ साथ फीडबैक भी आपने दिया ना हमें ट्विटर पे, तो उसका भी बड़ा मजा आया। खैर जी, दैट इज इट फॉर टुडे, एंड इंशाल्लाह वी आर गोना सी यू टुमारो। ईद मुबारक, एंजॉय योरसेल्फ।